हिंदी सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से अफेयर था। ये प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही। फिर अलगाव भी हुआ। जीनत अमान से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां जिंदगी में आई, लेकिन देव साहब अकेले ही रहे। एक के बाद एक हिट फिल्मों में उन्हें सुपरस्टार और सदाबहार सितारों का तमगा भी दिलाया। देवानंद की कहानी अपने आप में सिनेमाई है। कई किस्से और बातें ऐसी हैं जो कम ही लोग जानते हैं। कहानी के पहले चैप्टर में नज़र डालते हैं देवानंद के बचपन पर। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे। इनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए, जिनमें वे 5वीं संतान थे। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए पत्रिका छांटकर अलग से रख देता और कभी कभी मुफ्त में भी देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां एक तरफ लोग अशोक कुमार से मिलने और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी ओर देवानंद दूर खड़े होकर उन्हें बस देख रहे थे। देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पिताजी उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके, क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। उसी दौरान देवानंद को इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसी बात से वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था और उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। जेब में 30 रुपये और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद सपनों की नगरी मुंबई आ गए। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की इसी जदोजहद के दौरान उनके 30 रुपये भी खत्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपये नहीं मिले। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टाम्प कलेक्शन के एल्बम को बेच दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिनों तक गुजारा किया। देवानंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपये मासिक वेतन के साथ एक जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। कुछ टाइम बाद नौकरी रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। वजह यह भी थी कि उनका हाथ गणित में तंग था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहाँ उनका काम सेना के अधिकारियों के लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी, ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर ना जा सके। हालांकि ज़्यादातर चिट्ठियाँ वही होती थी जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इसी काम में उनका मन रम गया था, क्योंकि उन खतों को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपये मिलते थे, जो उनकी सभी ज़रूरतों के लिहाज से ज़्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता
तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में सोता। इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, ने देवानंद को नए हौसले और नई ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार वो फिर अपने फिल्म स्टार बनने के सपने को पूरा करने की राह पर चल दिए। उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। अगले दिन देवानंद पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों और पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी फिल्म पहली थी, हम एक हैं, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो गया था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। इसके बाद देश के विभाजन के उथल पुथल के दौरान ही देवानंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। हालांकि उनका ये संघर्ष लंबा नहीं चला और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम मिल गया। यह वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। 1948 की फिल्म विद्या में देवानंद की उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी की शिखर पर थी और देवानंद इंडस्ट्री में नए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। सुरैया को फिल्म डायरेक्टर ने देवानंद से मिलाया और कहा कि ये हमारी फिल्म का नया हीरो। कोई और आगे की जानकारी देता उससे पहले देवानंद ने खुद से ही खुद का परिचय दे दिया। देवानंद ने कहा, यहाँ सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगी? सुरैया ने कहा, देव। देवानंद एकटक सुरैया को देख रहे थे। सुरैया कहती है, तुम क्या देख रहे हो? देवानंद कहते हैं, आप में कुछ है। सुरैया कहती है, मुझ में क्या है? देवानंद कहते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन उनकी ये छोटी सी बात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों को एक दूसरे की तलाश रहती थी। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। देवानंद सुरैया को नोजी कह के बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ा ही था कि ये बात सुरैया की नानी को पता चल गई और इसके बाद इस रिश्ते का अंजाम कुछ यूँ रहा। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्तों की भनक पड़ी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म के लड़के से हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते की सख्त खिलाफ थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। दोनों के बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। लेकिन खत का ये सिलसिला भी फिल्म की शूटिंग के बाद ख़त्म हो गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इसकी वजह यह थी कि सुरैया कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का हौसला नहीं जुटा पाई और उन्होंने ताउम्र बिना शादी के जीवन बिताया। सुरैया से अलगाव के बाद देवानंद बिल्कुल अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म सेट के अलावा भी देवानंद और कल्पना मिलने लगे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। पहली फिल्म में काम करने के लिए कल्पना को बहुत तारीफें मिली, जिसके बाद उन्हें देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी के अलावा अन्य बैनर से भी ऑफर मिलने लगे थे। लेकिन इन सभी ऑफर्स को कल्पना ने मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि वो सिर्फ देवानंद साहब के साथ ही फिल्में करना चाहती थी। देवानंद को कल्पना का ये अंदाज बेहद पसंद आया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी का भी किस्सा मज़ेदार है। किस्सा फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट से है।
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने कल्पना से कहा कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। कल्पना पहले से ही इस पल का इंतजार कर रही थी और उन्होंने इसके लिए तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों ने फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान ही फिल्म सेट पर शादी कर ली। दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों का पारिवारिक जीवन कोई खास अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। कई एक्ट्रेसेस को उन्होंने इस रोल के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि फिल्म में कोई उनकी बहन का रोल नहीं करना चाहता है। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी नज़र जीनत अमान पर पड़ी। उनके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे देवानंद को अपनी फिल्म के रोल के लिए चाहिए था। देवानंद ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया और जीनत अमान भी मान गई। साथ ही वो स्क्रीन टेस्ट में भी पास हो गई। इस फिल्म की सफलता के बाद जीनत अमान की पॉपुलैरिटी भी में 4 चांद लग गए। इसके बाद दोनों फिल्म हीरा पन्ना में भी एक साथ नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और दोनों के अफेयर के चर्चे भी जोरों पर थे। फिर कुछ समय बाद इन दोनों में भी अलगाव की खबरें आने लगी। किस्सा दम मारो दम गाने से जुड़ा हुआ है। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर उषा उत्थुप स्टेज पर दम दम मारो दम गाना गा रही थी। इसी बीच कुछ लोग जीनत अमान को उठाकर स्टेज पर ले गए और उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। देवानंद को जीनत अमान पर बहुत गर्व था, लेकिन जीनत की सफलता से उनको जलन भी होने लगी। उनका मानना था कि जीनत को कामयाबी उनकी बदौलत ही मिली है। हालांकि बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी ये सोच गलत है। जीनत के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो जीनत अमान से प्यार करने लगे हैं। वो इस बात का इजहार जीनत के सामने करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उनको यह पता चला कि जीनत अमान और राज कपूर के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। उनके इस कदम का विरोध करने वाले में मुख्य नाम देवानंद का भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर इमरजेंसी का विरोध भी किया था। 1977 के आम चुनाव तक वो इंदिरा के खिलाफ ही रहे। उन्होंने नेशनल पार्टी नाम से अपनी पार्टी भी बनाई, जो आगे जाकर ख़त्म हो गई। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया था। उनके निधन के 2 महीने बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था। अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद ने बॉलीवुड में करीब 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में कितने हीरो आए और गए, लेकिन शायद ही कोई लेजेंड एक्टर देवानंद को टक्कर दे पाया। वो अपने दौर के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे। यही नहीं, देवानंद की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी। दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। अपने जमाने में देव साहब फैशन आइकन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक्स तक हर चीज़ में देव साहब का जलवा बरकरार था। यूँ तो वे अपने डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए मशहूर थे, लेकिन एक और चीज़ थी जिस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो था उनका काला कोट और उसे पहनने का खास अंदाज। देवानंद की सुपरहिट फिल्म काला पानी थी। इस फिल्म के बाद देवानंद ने वाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग उनको कॉपी करने लगे थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देवानंद के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा। दरअसल देव साहब अक्सर सफ़ेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। ऐसा कहा जाता था कि जब भी वे काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे, तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थी, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश भी की है। उन्हें काला कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से ही कूद पड़ती थी। शायद ही इतिहास में किसी अभिनेता के किसी लुक को दीवानगी की इतनी हद तक प्यार मिला हो। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा और कोर्ट द्वारा देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये पहली बार था जब कोर्ट को किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल देना पड़ा।
बता दें कि देवानंद ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत सन 1946 में फिल्म हम एक हैं से की थी, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद 1948 में आई जिद्दी, जिसने देव साहब को स्टार बना दिया। वैसे तो इस सदाबहार एक्टर की कई कहानियां उनके फैंस के बीच काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी चंद ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप उनके और भी बड़े फ़ैन हो जाएंगे। देव साहब ब्रिटिश सशस्त्र बलों की राजसी भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने चर्च गेट स्थित सेना के सेंसर कार्यालय में 165 रुपये प्रति महीना वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। देवानंद ने अशोक कुमार की फिल्में अछूत कन्या और किस्मत को देखकर अभिनेता बनने का फैसला किया। इस फिल्म से अशोक कुमार की एक्टिंग से वो बहुत प्रभावित हुए थे। देव साहब अपने ऑफिस के फ़ोन खुद ही रिसीव करते थे। यही नहीं, फ़ोन उठाकर वे बहुत प्यार से कॉलर को ग्रीट भी करते थे, फिर चाहे वो उनका फ़ैन ही क्यों ना हो। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि वो एक बार किसी का नाम सुन लेते थे तो कभी भूलते नहीं थे। अपनी किसी भी दोस्त या फैमिली मेम्बर के बर्थडे पर वह पर्सनल नोट के साथ फूल जरूर भेजते थे। उनको अपने ऑफिस में हमेशा हल्की रोशनी पसंद थी। बता दें, उनका ऑफिस, जिसका नाम पेंट हाउस था, मुंबई के पाली हिल बांद्रा में स्थित था। उनको पढ़ने का बहुत शौक था। यही कारण था कि वे किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात कर लेते थे। उनके ऑफिस में किताबों और उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट का बड़ा कलेक्शन था। कहते हैं कि उनकी ऑफिस में ज़मीन से लेकर छत तक किताबों का कलेक्शन ही नज़र आता था। रात को देवानंद सिर्फ सूप पीना पसंद करते थे। पर्दे पर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया गाने वाले देव साहब असल ज़िंदगी में ना सिगरेट पीते थे और ना ही शराब को हाथ लगाते थे। शायद इन्हीं आदतों की वजह से उनके खर्चे बहुत कम थे। वे कभी किसी के बारे में बेवजह की गॉसिप नहीं करते थे। जब तक किसी इंसान के बारे में सारी बातें ना जानते हो, वो उस इंसान पर कोई भी कमेंट करने से बचते थे। अपनी पार्टीज में वो लोगों को हमेशा खुद ही फ़ोन करके इनवाइट करते थे। उनके स्वभाव की इन्हीं खूबियों ने उन्हें इंडस्ट्री में बहुत प्यार दिया और फिल्म मेकिंग में उन्हें बहुत मदद भी की। बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने अपनी पूरी जिंदगी हर एक फिक्र को धुएं में उड़ाते रहे। उनका अंदाज, उनका अभिनय और उनका रोमांस आज भी हर किसी के दिल को छू जाता है। 1940 के दशक से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले देवानंद 1980 तक फिल्मों में लीड हीरो का किरदार निभाते रहे। उनकी फिल्में काला पानी, गाइड, तेरे घर के सामने, 9-2-11 बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल रही और वो अपने दर्शकों के दिलों में राज करते रहे। अपने बेटे सुनील आनंद को देवानंद ने ही फिल्मों में एंट्री दिलाई थी, लेकिन सुनील आनंद की किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी और वो फिल्मों में नहीं चल सके। फिलहाल आज सुनील ने अपने पिता के जन्मदिन पर मीडिया से बताया कि देवानंद को मीडिया से मिलना बहुत पसंद था और वो अपने जन्मदिन पर मीडिया को बुलाकर अपने अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया करते थे। हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है देवानंद की ये 10 फिल्में। पहली फिल्म 1951 में आई बाजी। बाजी सिर्फ हिंदी सिनेमा देवानंद के करियर की माइलस्टोन फिल्म नहीं है, बल्कि ये वो फिल्म है जिसके साथ भारतीय सिनेमा को जीनियस डायरेक्टर मिला। बाजी गुरुदत्त की डेब्यू फिल्म है। देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन की दूसरी और गुरुदत्त की पहली फिल्म उस वादे का नतीजा है जो देवानंद ने संघर्षरत गुरुदत्त से किया था। ये क्राइम नायर फिल्म है। देवानंद ने फिल्म में जुआरी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की शूटिंग का भार गुरुदत्त के कंधों पर था और उन्होंने इस फिल्म के साथ पूरा इंसाफ भी किया है। फिल्म में कल्पना कार्तिक फीमेल लीड रोल में थी, जो आगे चलकर देवानंद की पत्नी बनी। गीता बाली, रूपा बर्मन और के.एन. सिंह प्रमुख किरदारों में थे। इस फिल्म का गाना है अपना दिल तो आवारा, आज भी लोगों की जुबान पर है। दूसरी फिल्म है 1954 की टैक्सी ड्राइवर। ये देवानंद की होम प्रोडक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन उनके भाई चेतन आनंद ने किया था। कहानी उमा आनंद और विजय आनंद ने लिखी थी। कल्पना कार्तिक और शीला रमानी फीमेल लीड रोल में थी। जॉनी वॉकर ने सहयोगी भूमिका निभाई थी। टैक्सी ड्राइवर का म्यूजिक भी सफल रहा। तीसरी फिल्म है 1956 की CID। देवानंद की अन्य फिल्मों की तरह ही एक और
कल्ट क्लासिक सीआईडी उस जमाने की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इसमें देवानंद एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने में लगा है कि देवानंद के साथ इस फिल्म में शकीला, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर और के.एन. सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्देशक राज खोसला ने किया था और गुरुदत्त प्रोड्यूसर थे। देवानंद की अन्य फिल्मों की तरह ही इस मूवी के गाने भी काफ़ी हिट रहे हैं। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये है मुंबई मेरी जान, लेके पहला पहला प्यार इस फिल्म के कुछ यादगार गाने हैं। फिर आई फिल्म 1968 में काला पानी। काला पानी देवानंद के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही है। इस मूवी में उनके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ भी हुई। इसमें वो एक गुस्सैल बेटे का किरदार निभाते हैं जो अपने निर्दोष पिता को किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालना चाहता है। बता दें कि काला पानी 1955 में आई बंगाली फिल्म साबर उपारे की रीमेक है। फिर आई फिल्म 1961 में हम दोनों, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये गाना आज भी जनरेशन में उतने ही शौक से सुनती और अपने आप को इस गाने से जोड़ती है। जितना बेहतरीन ये गाना है उतनी ही अच्छी देवानंद की फिल्म हम दोनों है। देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के अंडर बनी ये फिल्म दो जुड़वा सैनिकों की कहानी है। जब सरहद की लड़ाई में दोनों में से एक की मौत हो जाती है, दूसरा व्यक्ति परिवार को इस बारे में बताना जाता है। फिर यहीं से शुरू होती है उलझने। उस दौर में इस तरह की कहानी पेश करना काफ़ी नया और अनोखा था। फिर आती है फिल्म 1963 में तेरे घर के सामने। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसका निर्देशन देवानंद के भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म में देवानंद एक आर्किटेक्ट के रोल में नजर आए। इस मूवी का गाना दिल का भंवर करे पुकार काफ़ी लोकप्रिय रहा है। बता दें इस गाने को कुतुब मीनार के अंदरूनी हिस्सों में बहुत खूबसूरत तरीके से शूट किया गया था। फिर आई फिल्म 1965 में गाइड। ये देवानंद के पूरे करियर की सबसे प्रेरणादायक फिल्मों में से एक रही है। ये कहानी है एक विवाहित महिला की जो डांस के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं इसमें उसकी मदद करता है एक गाइड। देवानंद की यादगार फिल्मों में एक नाम ज्वेल थीफ का भी आता है। कैसे एक युवक को हमेशा गहनों का चोर समझ लिया जाता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है।